इससे मैं बता देता हूँ, मैंने क्योंकि रिकॉर्डिंग पे लगाया, कोई और बाद में देखना चाहे देख ले। ये आपके काम की चीज है, ये अभी नहीं लग रही होगी किसी को काम की चीज, लेकिन बाद में लगेगी। ठीक है। जी सर। रात्रिमान और दिनमान। ठीक है। इसे मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, उसी चैनल पे। ठीक है, जिसपे मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, ये बेसिक वाली, हम्म। उसी पे अपलोड कर दूंगा, अपना फ्री होके देख लेना। देखो, जब पूर्व दिशा में क्षितिज पे जब सूर्य उदय होते हैं, क्षितिज क्या होता है पता है किसी को? सर बहुत दिन से पढ़ाई नहीं, भूल गए सब कुछ। ये पृथ्वी की सतह है और ये आकाश की सतह है। ये पृथ्वी है और ये आकाश संगम। है। ठीक है। और इनके जो ये मिलने का जो स्थान है, ये जो लाइन है, ठीक है, हम्म। ये जो 180 डिग्री पे जो ये लाइन है, इसे क्षितिज, क्षितिज बोलते हैं, क्षितिज। इस पे जब सूर्य उदय होते हैं, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो तब क्या है, उसे सूर्य उदय बोलते हैं। हम्म। सूर्य उदय एक पर्टिकुलर टाइम पे होंगे। ठीक है। कोई भी टाइम हो सकता है, कोई भी समय जी हो सर। सकता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि भाई सुबह जो है वो 6:45, नहीं सिंपल रखते हैं, 7 बजे जो है वो सुबह के समय उदय हो गए। ठीक है। अब जी सूर्य सर। देव यहाँ से भ्रमण करते हुए दक्षिण दिशा में जाएंगे और फिर घूम के जो है यहाँ पे पश्चिम दिशा में जो है अस्त हो जाएंगे। ठीक है। ये क्षितिज पे ही अस्त होंगे। ठीक है। अब मैंने मान लिया कि वो ये शाम के जो है 6 बजे जो है अस्त हो रहे हैं। ठीक है। हाँ या ना बोले करो कि भाई समझ गए ना आप। जी हम्म। सर। जी सर। तो आप ये देखो कि ये जो उदय काल से लेके अस्त काल तक का समय है, ये कितने घंटे का है? 5 घंटे, 11 घंटे। 11 घंटे हो गए। ये जो मैं गणना कर रहा हूँ, ये वेस्टर्न कल्चर में चलती है गणना घंटे का, हमारी तो वैदिक गणना अलग है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। चलो, अब ये सारी चीज, अब आप ये देखो कि अगले दिन जब सूर्य उदय होगा तो वो एग्जैक्ट 7 बजे नहीं होगा। जी सर। समझ रहे? 4 मिनट आगे पीछे हुआ। एक एक सवा मिनट आगे पीछे होगा। अगर हम सर्दियों की नवंबर से बाद की बात करें तो आप देखोगे कि सूर्य उदय जो है बढ़ता चला जाएगा, मतलब लेट होता चला जाएगा। गर्मियों की तरफ जा रहे हैं तो सूर्योदय जल्दी होना शुरू हो जाएगा। और ये टाइम पीरियड जो है 1 से 1.25 मिनट के आसपास का होता है। चंद्रमा में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का टाइम होता है, वो आगे पीछे दो दो ढाई ढाई घंटे भी आगे पीछे वो उदय और अस्त का समय हो जाता है। वो जो है हम्म। वो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। वो इनकी जो पृथ्वी झुकी हुई है, जो चंद्रमा चक्कर काटता है, सूर्य काटता है उसके चक्कर, वो बहुत तामझाम है। बस बेसिक का समझ लो। ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया दिनमान। ठीक है। अभी मैं क्या है, पूरे दिन और रात्र को, यानी कि अहोरात्र को 24 घंटे का लेके चल रहा हूं। ठीक है। जी सर। तो हमारे पास में जो दिनमान आया वो कितना आया? 11 घंटे। 11 घंटे। और रात्रिमान कितना हो गया? चौबीस तेरह घंटे घंटे माइनस 11 घंटे, तो कितना हो गया? 13 घंटे। ठीक है। रात्रि हम्म। कितने टाइम की आ गई हमारे पास में? तेरह तेरह। घंटे और ग्यारह तेरह घंटे घंटे के। और दिन आ गया 13 उसका 11 घंटे का। ठीक है। अब मैं बात करता हूं पहर की। ये बोलते हैं ना दोपहर हो रही है, समझ रहे हो? हम्म। तो वो क्या है, वो क्या कंफ्यूजन है, वो थोड़ा सा मैं करने वाला हूँ आपका दूर, और कभी पहर की बात आए तो आपके माइंड में ये बात तुरंत जो है क्लिक हो जाएगी। ठीक है। अब जो है पहले रात्रि का समझ लेते हैं। जी सर। ये मान लो घड़ी है।
ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपसे कि कितने बजे जो है दिन छिपा है, शाम के 6 बजे। मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ए फॉर अस। और उधर कितने बजे बताया था, 7 बजे। हाँ। ठीक है, चलिए। अब जो है, अब इस 13 घंटे जो रात्रिमान है, इस 13 घंटे को 4 भाग में आप डिवाइड कर लो। मैं आपको बता दूं, 4 पहर होते हैं दिन के और 4 पहर होते हैं रात्रि के। ठीक है। जी सर। अब ये पहर कैसे होते हैं, तो पूरे और दिन और रात में कितने पहर हो गए, 8 पहर। ठीक है। रात्रि का मान कितना आया, 13 घंटे। 13 घंटे को 4 से भाग कर दो, क्योंकि बराबर बराबर पहर होंगे। 3.25 घंटे। ठीक है, हाँ। 4 या 12। ठीक है, 3 सही 1/4, यानी कि 3.25 घंटे का एक पहर होगा। अब आप 6 में 3.25 घंटे जोड़ दो। ठीक है, 6 PM पे अस्त हो रहा है सूर्य, तो इसमें आप जो है 3 3.25 घंटे और जोड़ दो। 9:15 पे एक पहर पूरा हो जाएगा। 9:15 पे एक पहर पूरा हो रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर है नाइट का। ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हो गया। अब 9:15 में आप जो है फिर से जो है ये 3.25 घंटे जोड़ दो। 12:30। 12 AM। तो ये रात्रि का दूसरा पहर हो गया। ठीक है, अब रात्रि के तीसरे पहर के लिए आपको क्या करना, फिर से 3.25 घंटे जोड़ देने। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 3:45 AM। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा पहर हो गया रात्रि का। ठीक है। अब ठीक 3:45 पे जो है आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, यानी कि जो रात्रि का चौथा पहर होगा वो क्या होगा, ब्रह्म मुहूर्त। इसमें आप कोई भी दैविक अनुष्ठान वगैरह, जप साधना वगैरह, जो भी आपको प्राणायाम वगैरह, कुंडली जागरण जो भी करना है कर सकते हो, उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है। ये अलग अलग पहर जो है अलग अलग कामों के लिए जाने जाते हैं, वो मैटर बाद का है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप इस 3 घंटे 45 मिनट में 3.25 घंटे और जोड़ दो। कितना टाइम हो गया, 6 बज के 7। जी। हो गया सूर्योदय का समय। हम्म। ठीक वैसे ही जो है ये 11 घंटे जो है, इसको आप जो है 4 से भाग करके जितना भी आए, 4 दूनी 8, और कितना बचा, पौने 3। तीन। 3 सही, यानी 45, कि 2:45। 2:45 जोड़ जोड़ के जो है आप कितने बजे, 7 बजे में, 7 बजे में 2:45 जोड़ दो, तो कितना है, 9:45 9:45। से एक पहर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर करके ये पहर होते हैं। पहर की जानकारी आपको, जब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि भाई उसमें हमें पहर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला जो टाइम है ना, ये 3:45 वाला क्रिटिकल टाइम है। इसमें मैं जो है गर्भ धारण के लिए समय के लिए इसका मैं विचार करता हूँ। दिन कौन सा गिना जाएगा, पिछला दिन गिना जाएगा, अगला दिन गिना जाएगा, रात्रि के 12 बज के बाद में जो डेट लग गई है, फलाना ढिमकाना, ये सब उसमें तामझाम में काम आता है। मान लो जो गर्भ धारण के लिए मैं समय, जो रात्रि के मान लो 2 बजे किसी की पीरियड आए। अब क्या है, आजकल के ज्ञानी लोग बोलेंगे कि जी रात के 12 बजे तो दिन बदल गया था। अरे दिन ये अंग्रेजों की वजह से बदला हुआ तुम्हें महसूस हो रहा, दिन बदला ही नहीं है। हमारा दिन तो यहाँ बदलता है 3:45 जब ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है हम तिथि कौन सी लेते हैं, तिथि वो लेते हैं जिस तिथि का उपयोग, उपभोग जो है सूर्य देवता जो है जिसका भोग लगा लेते हैं, सूर्योदय मतलब टाइम। सूर्य उदय के टाइम पर जो तिथि लगी होती है पूरे दिन, वो मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी हमारी जो गणनाएं हैं वो वैदिक के अकॉर्डिंग है। हमारी जो गणनाएं हैं वो एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग है। हमारी जो गणनाएं हैं वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है। ठीक है,
और ये तो मैंने बड़ा बेसिक सा बताया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। जब आप इसे पढ़ोगे, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, जब आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भाई हम हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने केवल आपको सन के बेस पे, सूर्य के बेस पे बताया है, ठीक है। इसे जो सन के बेस पे जो हम जी सर। चलते हैं, इसे सौर दिवस बोलते हैं, सौर दिवस। और जो चंद्रमा के बेस पे जो तिथि नक्षत्र वगैरह है, उसे चंद्र दिवस बोलते हैं, ठीक है। और जो कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर है, उसे सौर कैलेंडर हम बोलते हैं। और जो हमारा जो पांचांग है, तिथि वगैरह नक्षत्र वगैरह है, उसे हम क्या बोलते हैं, ये चंद्र पांचांग वगैरह ये जो बोलते हैं, चंद्रमास बोलते हैं, चंद्रमास। और उसे बोलते हैं सौर मास। सौर मास में घटनाएं फिक्स होती हैं, डेट वगैरह सब फिक्स होती हैं, इसमें नहीं होती है। ठीक है जी। जी सर। संदीप जी कहीं जुड़े हैं, मीनाक्षी जी भी नहीं जुड़ी। मैं सोचा था इन्हें भी आज क्लास दे दूं, लेकिन नहीं, ये भी नहीं जुड़ी। चलो, तो हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। ये किसी को पता चल रहा है क्या चीज है ये? नहीं सर। अच्छा चलो, इसे छोड़ो। पीछे का किसी का कुछ डाउट है, पिछली क्लासेस का पिछला कुछ डाउट है तो पहले वो बताओ। इसका मतलब ये है कि भाई आप जो है पीछे नहीं पढ़ रहे हो। नहीं सर, रिपीट तो हो रहा है, लेकिन अभी जैसे दिमाग में वो चीजें नहीं आ रही हैं डाउट वाली, वो जब आप आगे बढ़ेंगे या कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो तब होगा क्लियर। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भाई देखो, मैंने तो जी सर। जो ज्योतिष पढ़ी है, जो ज्ञान हासिल करा है, मैं तो अपना भार उतार रहा हूँ, ठीक है। मैं तो आप लोगों को सिखा के अपने भार से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन जो ये पहाड़ जैसा हम्म। भार अपने सिर पे आप रख रहे हो ना, ये आपको उतारना भारी पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप सीखो, अच्छे से सीखो। एक बार नहीं, मुझसे 2 बार पूछो, 3 बार पूछो। और इस ज्ञान को मैंने आपको बताया है कि इसको आपको जो है बांटना है, ठीक है, जरूर उसे बांटना है। हम्म। चाहे अपने बच्चों को सिखाओ, चाहे अपना एक जीवन में चाहे एक स्टूडेंट बनाना, लेकिन इसे उसे अपना के, अपने बच्चे से ज्यादा समझ के, अपने बच्चे से बढ़ के समझ के उसे जो है प्यार करना और इस ज्ञान को देना, ठीक है। जी सर। और फिर जो है आप इस भार से मुक्त हो पाओगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये है क्या बोलते हैं इसे? सर वैसे तो कुंडली जैसा ही बना है ये, ईस्ट वेस्ट करके। इसे हम बोलते हैं सौर चक्र। और इसे हम सॉरी। एकदम एग्जैक्ट भाषा में बोलते हैं भय चक्र। भय, भय का मतलब जिस पाथ पे जो है हमारे ये प्लैनेट जो है घूमते हैं, जिस पाथ पे, जिस कक्षा में घूमते हैं, उस सर्कुलर वे को जो है भय चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी ग्रह हो, जब वो अपनी कक्षा में घूमता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, सुरभि जी बताओ। जी सर। कोई भी ग्रह जहां से स्टार्ट होता है घूमना और घूम के वापस आ जाता है अपनी कक्षा पे, जब वो घूम के आता है वापस, तो वो कितने डिग्री का जो है भ्रमण करके आता है, कितने डिग्री का एंगल बना लेता है, कितने सर डिग्री की कोणीय दूरी तय कर लेता है? 360। हाँ, 360 है। हाँ जी। जी सर। अगर इस चीज को अपनी आत्मा में बसा लो कि भाई कोई सपने में भी पूछ ले तो आप उसका उत्तर दे दो। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि महाभारत काल तक राशियां नहीं थी, उससे पहले नक्षत्रों के बेस पे सारी गणनाएं होती थी।
एक 27 नक्षत्रों में जब चंद्रमा भ्रमण करता हुआ वापस उसी पोजीशन पे आता था तो उसे बोलते हैं चंद्रमास। ठीक है, उसमें जो है 27 दिन और कुछ घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो वो था मैटर अपने नक्षत्रों का। लेकिन उसके बाद में जो आचार्य वगैरह आए तो उन्होंने जो है नक्षत्रों को जो है राशियों में जो है बांट दिया एनर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन भय चक्र तो भय चक्र है। उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई वो 360 डिग्री का चक्कर काटना भूल जाएंगे या वो कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो ये भय चक्र है, जो सर्कुलर पाथ है, ये 360 डिग्री का ही है और रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि भाई जी सर। पहले तो जो है ये 27 नक्षत्रों में था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि अगर आप इसे जो है 27 नक्षत्रों से भाग देते हो तो ये कितना बैठता है? सर 13 डिग्री। 13 सही 1/3 डिग्री का। ठीक है, तो एक जो नक्षत्र है वो कितने डिग्री का बैठ रहा है? 13 सही 1/3 डिग्री का। लेकिन मैं आपको बेसिक बात बताई कि भाई इतने डिग्री का एक नक्षत्र बैठ रहा था। लेकिन क्या है कि कभी किसी नक्षत्र की दूरी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। ठीक है, इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखना। ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो मैंने एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन आपको करके बता दी है कि भाई 13 सही 1/3 डिग्री का जो है एक नक्षत्र का कोणीय दूरी होती है। लेकिन कब ऐसे कुछ नक्षत्र हैं जिनकी दूरी कम है। कोई नक्षत्र ऐसा है कि भाई वो 14 डिग्री 15 डिग्री तक का है। ठीक है, तो ये केवल समझाने के लिए बताया गया है। अच्छा, अब जब नक्षत्र जो है नक्षत्रों को राशियों में विभाजित कर दिया गया तो 12 राशि होगी। अब 12 राशि हो हाँ। गई तो 12 से इसे डिवाइड करो, 12 तिया 36, एक राशि 30 डिग्री की होगी। ठीक है, हम्म। हम्म। जब एक राशि 30 डिग्री की हो गई तो उसके जो है फर्दर डिवीजन अगर हम करें, अगर उसे हम बांटें, जैसे ये 30 डिग्री की एक राशि है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईस्ट डायरेक्शन में जो मैंने 30 डिग्री लिखा है ये एक राशि है। ठीक है, मैंने इस भय चक्कर के जो है सर्कुलर पाथ के 12 हिस्से करे हैं। तो एक राशि जो है वो 30 डिग्री की बैठ गई, 12 राशियां मान लो आप। अगर मैं इस राशि को फर्दर डिवाइड कर दूं, फिर से जो है बांट दूं, तो ये कितने कितने डिग्री के एंगल बन जाएंगे? 15-15 डिग्री। 15 ठीक है, पंद्रह के। हाँ। तो एक राशि कितने डिग्री की है? हमारी 30 डिग्री की। और जो 15 डिग्री का जो मैंने एक पार्ट बनाया है उसे हम क्या बोलते हैं? होरा। पूरा। ठीक है, हम्म। और मैं आपको बता दूं कि लगभग एक राशि का जो समय है उदय होने का वो 2 घंटे का है। 2 घंटे का ये घटता बढ़ता रहता है। कुछ राशियां जो है उदय होने में कम समय लेती हैं, कुछ अधिक समय ले लेती हैं। ठीक है, तो लगभग 2 घंटे का समय है। ये जो 30 डिग्री का जो समय है इसे घूमने में जो है समय लगता है 2 घंटे का। ठीक है, तो जो लग्न है, क्योंकि ईस्ट में जो राशि उदित हुई है उसे लग्न बोलते हैं, और लग्न का जो मालिक होता है, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूं वो बोलेगा बस। अर्चना जी बताओ, जो लग्न का जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है, उसे क्या बोलते हैं? सर लग्नेश। ठीक है, सुरभि जी जो पंचम स्थान है उसका जो स्वामी है उसे क्या बोलेंगे? लाल बहादुर जी पटेल जी, अगर कोई सप्तम भाव का स्वामी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सप्तमेश। तो सुरभि जी आपको एक चीज नोट करी जी आपने? हाँ जी जी, सर। हाँ जी बताओ। पंचम भाव तो संतान का हुआ ना, वो बृहस्पति देव हुए। नहीं 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 नहीं, वो मैटर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ काल पुरुष की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, अभी आप कोई राशि मत लो वहां पे, जी सर। पंचम भाव बोला मैंने, पंचम राशि का तो मैंने नाम भी नहीं लिया। मैं आपसे बोलता हूं कि पीछे कुछ डाउट हो तो मुझे बता दो। मैंने आपको सिखा रखा है, जो पूर्व दिशा में जो राशि उदित होगी उसे लग्न लग्न हम बोलेंगे। लग्न का जो स्वामी होगा, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, लग्न प्लस ईश। ईश का मतलब ईश्वर, उसका लॉर्ड, उसका स्वामी, उसका नाथ, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम, जब संधि हो जाएगी, लग्नेश। पंचम, पंचम ईश, पंचमेश, यानी कि पंचम स्थान का स्वामी, फिफ्थ लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन चीजों की, जब ये टेक्निकल वर्ड बोले जाएंगे, अगर आप इन चीजों को याद नहीं रखोगे तो सारी चीजें ऊपर से निकल जाएंगी। मैंने अगर लाभेश बोल दिया तो आप ढूंढते रह जाओगे कि लाभेश कौन है भाई, कहाँ का स्वामी है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले मैं जो है यही डाउट आपके क्लियर कर देता हूं। जो लगन का स्वामी है उसे लग्नेश बोलते हैं। प्रथम भाव का स्वामी जो होता है वो लग्नेश होता है। प्रथम भाव का स्वामी भी बोल सकते हैं आप, लग्नेश भी बोल सकते हैं, असेंडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जी तो इसका स्वामी चाहे कहीं भी बैठा, मान लो यहाँ पे 8 नंबर लिख रहा, 8 नंबर का स्वामी कौन होता है, मंगल। मंगल मान लो यहाँ बैठा है, तो मैं बोलूंगा लग्नेश दशम स्थान में बैठे होंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, तो हम लग्नेश कौन हुआ, अर्चना जी, लग्नेश कौन हुआ? 10 नंबर। 10 सर मुझे नंबर 10 नंबर का नहीं पता। 10 नंबर का मतलब है मकर राशि। मकर, मकर के स्वामी हुए शनि। तो शनि मान लो सप्तम हाँ हाउस में बैठे हुए हैं, तो मैं ये कहूंगा लग्नेश जो है सप्तम भाव में है, ठीक है। जी इसे बोलते हैं धन स्थान। इसके स्वामी को क्या बोल देंगे, धनेश। ये पराक्रम भाव है, जी सर। पराक्रम, पराक्रमेश। ये सुख स्थान है, सुखेश। ये पंचम है, पंचमेश, चतुर्थेश, तृतीयेश, द्वितीयेश, षष्ठेश, रोगेश, ऋणेश, कुछ भी कह लो। सप्तमेश, सप्तम भाव ये है। सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, धर्मेश, इसे बोलेंगे कर्मेश। दशमेश, लाभेश, ये लाभ भाव का स्वामी है, लाभ भाव है। इसके स्वामी कौन होंगे, लाभेश। और 12वां भाव, आप, ये आपका होमवर्क है, 12वें भाव का आप जानना है। हाँ सर। हाँ सर जी। सर ये कह रहे हैं हम्म कि सर जैसे 3rd नंबर का तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलेंगे, तो इसको एक बार आप जल्दी जल्दी बोल दीजिए, हम नोट कर लेते हैं। इसमें पंचमेश नोट करने सप्तमेश वाली ये बात तो नहीं है। हो 3 गया। नंबर का हाउस है, नहीं, तीन 3rd को क्या नंबर का सर। बोलते हैं, हाँ तृतीय बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तृतीय बोलते हैं 3 नंबर के हाँ भाव हाँ को। तो इसमें तृतीयेश लगा दो, हाँ बस एश लगा दो। जी सर। पराक्रम भाव है, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, तो, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश। तो पराक्रम वाला भाव है, इसे आप बोल दो पराक्रमेश। अब ये जो स्थान है, इसे आप जो है सुतेश भी बोल सकते हो, सुत स्थान है। सुतेश, सुत मतलब पुत्र। आप अच्छा सुतेश अच्छा बोल जी दो, सर। पंचमेश बोल दो, तृतीयेश बोल दो। इसे आप थर्ड लॉर्ड बोल दो, फोर्थ लॉर्ड बोल दो। लॉर्ड का मतलब कौन है, स्वामी। अष्टमेश नवमेश दशमेश। हाँ, अब इसे नवमेश बोल दो आप। ये एकादशेश, द्वादशेश, ये हो गया। 12वें जी भाव का स्वामी बोल दो, कुछ नहीं बोल सकते। 11वें भाव का स्वामी बोल दो, 10वें भाव का स्वामी बोल दो, चौथे भाव का स्वामी बोल दो। बहुत है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस कर लो। जी सर। ये, इसे आप रोगेश बोल सकते हो, 8th स्थान को। छठे स्थान को, रोग वाला स्थान, छठा स्थान, अच्छा अच्छा हाँ 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 तो भी। ठीक है। हम्म, तो एक राशि जो है, एक राशि जो है वो कितनी डिग्री की है, वो है हमारी
30 डिग्री की। 30 डिग्री का मतलब क्या है, ये एक डिग्री कोणीय दूरी है। कोणीय दूरी मतलब जो सर्कुलर पाथ होता है, जो आर्क होता है, ऐसे कि भाई ये कितनी दूरी तय करें। जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है, गोल गोल घूमती है, आप उसकी लंबाई किलोमीटर में नहीं नाप सकते, दूरी किलोमीटर में नाप ही नहीं सकते। तो उसके लिए हम कोणीय दूरी का इस्तेमाल करते हैं। कोणीय दूरी, एंगुलर, एंगुलर डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं। तो एक राशि 30 डिग्री की, अगर हम एक राशि के दो भाग कर दें, मैं बात कर रहा था राशि, तो राशि जो है 2 घंटे की, 2 घंटे में उदय होती है या 2 घंटे तक रहती है। तो एक राशि की जो दूरी है वो 2 घंटे के आसपास की है। ठीक है। हम्म तो जब मैं इस 2 घंटे को दो हिस्सों में बांट दूंगा, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, आई बात समझ में नहीं? हम्म। तो 1 घंटा की ये जो दूरी है ये 15 डिग्री, और ये भी 15 डिग्री, मतलब तो इस 15 डिग्री की दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है? 1 घंटा। इस 30 डिग्री की दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है? 2 घंटे। 2 घंटे। ठीक है। तो हम जो है इसे बोलेंगे हम, जो राशि चक्र है, जो राशि कुंडली है, जो लगन कुंडली है, उसे हम क्या बोलते हैं? राशि कुंडली या फिर लगन कुंडली। लेकिन जब हम इसके हिस्से कर देंगे, मैंने आधा आधा बांट दिया, सारे भाव आधे आधे ये बांट दिए, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? होरा। आई बात समझ? हाँ। तो ये तो है 2 घंटे की राशि, ये होरा होगी 1 घंटे की। उसके बाद जो है मैं तीन तीन पार्ट कर देता हूं एक राशि के। आई बात समझ में? हम्म अगर मैं किसी राशि के 3 पार्ट कर दूं ऐसे, एक और ये दो, तो ये 10-10 डिग्री के एंगल बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? जी सर। तो अब जो है आप ये लगा लो कि जो 2 घंटे हैं, 2 घंटे का मतलब कितना? 120 मिनट। 120 को 3 से भाग कर दो, 40-40 जो है मिनट के होंगे, नहीं होंगे? ये 40 मिनट यहाँ, 40 मिनट यहाँ, 40 मिनट यहाँ, तो ये हो गए 2 घंटे। 4×3=12, 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो कहने का मतलब है हाँ। 10 डिग्री बराबर कितना हो गया? 40 मिनट। ठीक है। तो जब मैं एक राशि के 3 हिस्से कर देता हूं, उस कुंडली को क्या बोलते हैं? दृष्टिकोण कुंडली। जी। भाई जब मैं कुंडली के ऐसे हिस्से करते जाऊंगा, करता जाऊंगा, ग्रह कहीं तो बैठा मिलेगा इन 3 हिस्सों में। जी। समझ रहे हो? इन 3 हिस्सों के अलावा तो कहीं बैठ ही नहीं सकता वो। भाई या तो यहाँ बैठा रहेगा, यहाँ बैठा रहेगा, यहीं कहीं ना कहीं तो बैठा मिलेगा, किसी ना किसी हिस्से में तो आएगा, आएगा तो इन्हीं 3 हिस्सों में ना। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग उसे जो है वहीं पे हम बैठा देंगे। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो आती है वो आती है सप्तमांश कुंडली। सप्तमांश, सप्तम अंश, सप्तम यानी कि सेवंथ, सेवंथ अंश। अंश का मतलब हिस्सा। जो मैं एक राशि के 7 हिस्से कर दूं। आ रही है बात समझ में? नहीं? किसी के सिर के ऊपर से जी बात सर। आ रही है तो बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। जी सर। मैंने जो 30 डिग्री की जो राशि है उसके 7 हिस्से करे ऐसे कर करके। ठीक है जी। 7 हिस्से करे तो आप हम्म। अभी देखो, 30 डिग्री के मैंने 7 हिस्से कर दिए। तो इन 7 हिस्सों में कहीं ना कहीं तो ग्रह बैठा हुआ होगा ना। जी। जी सर। तो फिर इसी हिस्से के अकॉर्डिंग उसकी डिग्री लिख के हम जो है सप्तमांश कुंडली बना लेते। ऐसी होती है नवमांश कुंडली। नवमांश, नवा यानी कि 9th अंश। 9 हिस्से करने पड़ते हैं एक भाव के अंदर। तो ये जो डिवीजन में कर रहा हूं, इसे इन्हें हम बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन मतलब हिस्से करना। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश। अंश का मतलब है हिस्सा। ठीक है। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? राशि चक्र को, राशि कुंडली को D1 चार्ट, होरा को D2 चार्ट। डी का मतलब डिवीजन, और मतलब वन का मतलब वन, इसका कोई पार्ट नहीं है। ये 30 डिग्री की राशि है। इसमें D2 चार्ट में क्या है? मतलब उसके राशि के 2 हिस्से करेंगे, मतलब
15-15 डिग्री होगी नहीं होगी इसमें, और D3 में कितने कितने की हो जाएगी, 10-10 डिग्री की। जी ठीक है, सर। ऐसे ही D7 चार्ट बनेगा, ऐसे ही D9 चार्ट बनेगा, ऐसे ही जो है D27 चार्ट बनता है, ऐसे ही D60 चार्ट बनता है। तो ये जो कुंडलियां बनती हैं इन्हें बोलते हैं षोडश वर्गीय कुंडली, यानी कि 16 प्रकार की कुंडलियां। ठीक है जी। अब जी सर। इनकी जरूरत क्या पड़ी, जब यहाँ पे ये राशि चक्र बन गया, ये राशि चक्र बन गया, तो इनकी जरूरत क्या थी? इनकी जरूरत ये थी कि भाई ये है नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल चक्र है। जब हम नक्षत्रों से राशियों पे आए तो हमें फर्दर डिवीजन की, एकदम पिन पॉइंट करने की, कोई घटना घटेगी नहीं घटेगी, योग है या नहीं है, तो उसके लिए हमें ये फर्दर डिवीजन की जरूरत पड़ी। ये मान लो बच्चे के बारे में देखना है तो सप्तमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली हमें देखनी पड़ी, हम्म। मतलब कि भाई हमें इनके 7 हिस्से करके जाना वही है नक्षत्र लेवल पे, बात वही है। या तो आप नक्षत्र वाली थ्योरी पकड़ लो या फिर यहाँ आ जाओ। तो फिर जो है हम यहाँ पे देखते हैं सप्तमांश कुंडली में जो है देखने का प्रयास करते हैं कि भाई क्या हमें जो है प्राप्त होगा, लड़का या लड़की, ठीक है, कोई मिसकैरेज अबॉर्शन वगैरह, ये फलाना ढिमकाने, ये सब चीजें हम देखते हैं। अगर मैं D9 चार्ट की बात करूं, D9 मतलब नवमांश चक्र की मैं बात करूं, नवमांश कुंडली की मैं बात करूं, तो यहाँ पे हम वैवाहिक जीवन देखते हैं, D1 चार्ट के साथ में D9 चार्ट भी देखते हैं। तलाक वगैरह होगा या नहीं होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, बुरा चलेगा, कड़वाहट भरा रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे या नहीं होंगे। ठीक है जी। हम्म। तो जो बेसिक प्रेडिक्शन है वो आप D1 चार्ट से आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसकी जो प्रेडिक्शन है वो लगभग 70% ही एक्यूरेट है, क्योंकि हमें फर्दर डिवीजन करके आगे देखना पड़ता है कि भाई आगे क्या होगा। आप ऐसे समझ लो कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, हम्म। फाइनल रिजल्ट के लिए हमें ये जो डिविजनल चार्ट है वहां पहुंचना ही पड़ता है। ठीक है जी। जी सर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये किसी को स्नैपशॉट लेना ये है तो ले लो। डि, डि, ये डिवीजन वाले कितने 16 होते हैं, 16? हाँ जी, षोडश वर्गीय कितने भी बना लो आप, आपकी इच्छा कर रही है फालतू बनाने की तो आप कितने भी बना सकते हो। अच्छा। हाँ जी, अगर आपको कोई चीज निकालनी है तो आप जो है बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हम हमसे तो ये नहीं पढ़े जाते, हमें और बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है। हम्म। षोडश वर्गीय, षोडश वर्ग मतलब 16 हिस्से। ये सब समझ में आ गया, जो मैंने अभी थ्योरी बताई वही लिखा है मैंने, किसी को अगर इसका स्नैपशॉट लेना है तो ले लो। हम्म। ठीक है जी। ये रही षोडश वर्गीय कुंडली, ये रही। ऐसे करते करते हम जो है 16 प्रकार की कुंडलियां बना सकते हैं, उसी में ही हमारा पूरा सर, जीवन समा। सर भाचक्र को आपने कुछ और भी वर्ड बोला था। और सौर चक्र। चक्र, सौर चक्र कह लो, कुंडली कह लो, आप जो है उसे आप जी सर। कक्षा कह लो, सर्कुलर पाथ कह लो। भय चक्र का मतलब हो गया कि जिस कक्षा में, जिस सर्कुलर पाथ में ग्रह भ्रमण करते हैं, वो जो हमारी कक्षा है उसे हम भय चक्र बोलते हैं। ठीक है। अब ये हमने पूरा एक क्यों लिया, क्योंकि चंद्रमा तो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, सूर्य अपनी पूरी गैलेक्सी में काट रहा है, और बाकी सब जो है इसके काट सब सर्कुलर ही रहे हैं, इसलिए लिया, क्योंकि हमने जो बिंदु माना है वो पृथ्वी को मान लिया है। समझ रहे हो। हम्म। हम्म। चलिए, अब डिग्री का कुछ थोड़ा बहुत तो एबीसीडी कुछ तो समझ में आई होगी।
जी सर। तो आप ये देखो कि मैंने यहाँ पे ग्रह बैठा दिए, उसी चक्र में ग्रह बैठा दिए। ठीक है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बिंदु दिख रहे हैं अलग अलग रंगों के। जी सर। तो ये जो मैंने अलग अलग रंगों के बिंदु है, ये ग्रहों के रंग हैं। सूर्य देव का जो रंग है वो डार्क रेड है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी केवल बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लिखना मत कि सूर्य देव का जो रंग है वो डार्क रेड है, वो अलग से टॉपिक है, वो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी सर। सूर्य देव यहाँ डार्क रेड से, शनिदेव ब्लैक से, राहु देव ब्लू से, ये बुध देव ग्रीन से, गुरुदेव जो है बृहस्पति देव वो पीले रंग से। यहाँ पे मैं बता दूं, गुरुदेव जी का जो रंग बताया गया है वो गौर वर्ण है, गौर वर्ण। लेकिन क्या है कि उनके जो कपड़े हैं वो पीत वर्ण के हैं, यानी कि पीले रंग के हैं। वो हैं गोरे लेकिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने इनका जो है कलर जो ले लिया वो पीला ले लिया। ठीक है, जी सर। चंद्रदेव जी जो है व्हाइट कलर के हैं, और मंगल देव जी ब्राइट रेड यानी कि उज्जवल लाल रंग के हैं। केतु देव जी चितकबरे हैं, वो मैंने ले लिया। इसमें एक ग्रह बच गया है आपको, शुक्र देव बच गए हैं शायद। शुक्र देव जी बच गए हैं, कोई बात हाँ नहीं, सर। केवल मैंने समझाने के लिए लिया। उनका भी जो है वही है कि भाई वो डिफरेंट कलर के आ जाते हैं, या कोई कोई उन्हें ग्रे कलर का ले लेता है। ठीक है, चलिए, मैटर वो नहीं था, वो मैंने समझाने के लिए लिया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बुध देव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये राहु देव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जब दो ग्रह साथ में हो तो मैं यहीं पे बता देता हूं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें बोलते हैं दो ग्रह युति कर रहे हैं, युति। युति का मतलब कंबाइंड। दो ग्रह का एक साथ बैठना क्या कहलाता है? युति कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है, एक साथ बैठना कहलाता है, वो एक राशि में है। ठीक है, तो ये ईस्ट में है, बिल्कुल ईस्ट में है, तो ये लगन में बैठे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये किसी ना किसी डिग्री पे आ रहे होंगे। अगर मैं यहां से फोकस करूं, यहां से, तो ये किसी ना किसी डिग्री पे तो होंगे ना। नहीं जी है सर। समझ में? ये भी आप देखो एकदम बीच में लग रहे हैं ना शनिदेव जी, और ये थोड़े बीच से इधर लग रहे हैं, तो कोई ना कोई ग्रह जो है किसी ना किसी डिग्री पे जरूर होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? हम्म। बस अभी आप ये समझो किसी ना किसी डिग्री पे वो रहेगा। डिग्री सिस्टम बाद में कभी ठीक से मैं पढ़ा दूंगा। जब अभी केवल इतना समझ लो, कहीं ना कहीं तो बैठे हैं, किसी ना कोई तो डिग्री होगी। तो आप ये जी देखो सर। कि जो डिग्री सिस्टम है, डिग्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंश बोल देते हैं, अंश। ठीक है, डिग्री के बाद में आती है मिनट, और मिनट के बाद में आती है इसमें सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड यहां से गायब है, आर्क। आर्क मिनट यानी कि ये वाली, जैसे हमारे पास में क्या है, आवर, मिनट और सेकंड, जो घंटे वाली मैं बात कर रहा हूं, तो आवर, मिनट और सेकंड। ऐसे यहाँ पे है डिग्री, मिनट, सेकंड, अंश, कला और विकला। ठीक है, डिग्री को अंश बोल देते हैं, और आर्क मिनट को कला, और सेकंड को विकला, आर्क सेकंड। ठीक है, विकला। कोई सा भी जो अंश, कला, विकला आपको पकड़ना है वो पकड़ लो, डिग्री, मिनट, सेकंड पकड़ना है वो पकड़ लो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अभी थोड़ी देर के लिए ये कला, विकला, अंश, कला ये सब भूल जाओ। ठीक है जी, हटा दो इसे। बस मैंने केवल आपके माइंड में डालने के लिए, बीज बोने के लिए मैंने आपको बताया है। जी मैं सर। आपसे बोलूं सुरभि जी कि मेरा बच्चा सुबह 8 बजे जो है स्कूल जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? मैं बोलता हूं अर्चना जी सुबह 8 बज के 15 मिनट पे स्कूल पहुंचती हैं। मैंने बोला पटेल जी सुबह 8 बज के 15 मिनट और 20 सेकंड पे जो है अपने ऑफिस पहुंचते हैं। तीनों समय में अंतर दिख रहा नहीं दिख रहा आपको?
हाँ सर, हाँ। जी सर। तो ये क्या है आवर, ये क्या है अभी आवर मिनट, और ये क्या है आवर मिनट और सेकंड। ठीक है, तो हम क्या है समय में सेकंड, और हाँ। डीप जाते चले गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रहों की डिग्रियां हम्म, होती हैं। ठीक है, उनके अपने अंश कला और विकला होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है हम्म, अंश के आगे कोई जाता नहीं है, मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया। तो ये किसी ना किसी डिग्री पे जरूर बैठे रहते हैं, इन्हीं के डिग्री के अकॉर्डिंग जो है इनकी 5 अवस्थाएं बनती हैं। ठीक है, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, मृत अवस्था। ठीक है, ये जो ग्रहों की जो अवस्था है ये कहीं और से नहीं ली गई, ये मनुष्य के जीवन और मरण से ली गई है। ठीक है, मनुष्य जैसे पैदा होता है तो वो बाल अवस्था है, फिर थोड़ा सा वो बड़ा होता है तो वो कुमार अवस्था है, फिर जो है वो थोड़ा सा और बड़ा होता है वो युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, फिर वो मर जाता है तो मृत अवस्था। ठीक है, तो ग्रहों की भी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग जो है वो फल देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? जी सर। जी सर। इन्हें जो है आप नोट कर लो, ये बहुत काम की चीज है। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, मृत अवस्था। जब प्रिडिक्शन फेल होनी शुरू हो जाएगी तब आप वापस से लौट के यहीं आओगे। हम्म, आपने सुना होगा कभी कभी क्या है, कोई एस्ट्रोलॉजर बोल देता है जा बेटा तेरा काम सिद्ध होगा, बेटा तेरे तो अच्छे दिन आने वाले हैं, और पता चला और बुरे हो गए दिन। जब वो हम्म, बुरे दिन देखने हो, अच्छे दिन देखने हो, क्यों आए अच्छे दिन, क्यों आए बुरे दिन, उसमें ये बहुत काम की चीजें हैं। ग्रह की अवस्था है, पता चला कि भाई ग्रह तो बहुत अच्छा बैठा है, मेरी उच्च की राशि में बैठा है, और ये दिन में इतने बुरे कैसे आ गए, मैं जेल में कैसे पहुंच गया, मेरा काम ठप कैसे हो गया, मेरे लोगों से लड़ाई कैसे होगी, तो ये अवस्थाएं काम आएंगी। आई बात समझ में नहीं? जी सर। तो आप ये बोलो, आप ये समझो कि मान हम यहाँ किस लिए हैं, हम इस पृथ्वी पे किस लिए हैं, हम इसलिए हैं हमें यहाँ पे क्या करना है, कर्म। समझ रहे हो? कर्म जो है कामना से ग्रसित हो, कामना हो उसमें कुछ, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, काम। ठीक है हम्म, भाई, अगर हमारे कर्म में कोई कामना छुपी हो तो हम उसे काम बोल देते हैं। एक वैसा ही एक और बोल देते हैं काम भावना, तो उसमें हमारी कोई ना कोई कामना छुपी होती है। ठीक है, हम्म, तो हम यहाँ पे कर्म करने आए हैं, काम करने आए हैं, तो हमें क्या करना है कि अगर मैं किसी बाल को, किसी नवजात शिशु को जो है कोई कार्य दे दूं तो वो कर लेगा क्या? नहीं। क्यों जी पटेल जी, कर लेगा क्या वो? नहीं, नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही जब कोई ग्रह बाल अवस्था में हो तो वो रिजल्ट जो है अटपटे ही देगा। जी सर। हम्म, तो वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट नहीं देगा। या वो जहां जैसा बैठा है, आप देख रहे हो कि कर्म भाव में बैठा हुआ है, यार ये तो नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी पे टिक नहीं पा रहा हूं। जैसे बाल अवस्था चंचल अवस्था होती है, ऐसे ही उसका चंचल रोजगार भी होगा। अगर लगन में कोई बाल अवस्था में, अवस्थाएं क्या होती है मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको अवस्थाएं बता दूं ताकि आपके माइंड में ये कभी निकले ना। तो ग्रहों की अवस्थाओं में बाल अवस्था चंचल अवस्था होती है, उस पे आप ये मत समझो कि भाई वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा, क्योंकि भैया हम तो कहाँ आए हैं, हम तो भौतिक जीवन जीने आए हैं, हमें तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया चाहिए। हम्म, जी सर। तो हम क्या है, हम कर्म प्रदेश में हैं, हम कर्म भूमि पे हैं, तो बाल अवस्था में कर्म नहीं फलीभूत होते। बाल अवस्था में कोई ग्रह है वो अच्छा फल नहीं देगा। कुमार अवस्था, कुमार अवस्था लापरवाही की अवस्था है। कुमार अवस्था में बच्चे खेलते हैं, काम बिगाड़ते भी हैं और कुछ सुधार भी देते हैं। आई बात समझ में नहीं? जी हम्म, कोई बच्चा 8 साल का है, कोई 12 साल का, उससे आप क्या उम्मीद करोगे?
बस प्रैक्टिकल सोचो, 8 साल से 12 साल के बच्चे को आप जॉब करने भेज दोगे क्या? जा भाई जा, कम से कम 20,000 रुपये महीने की आप सैलरी उठा के ले जाओ। नहीं ना, वो जाएगा, वो कहीं पे वो जी चुराना शुरू कर देगा, वो खेलना शुरू कर देगा, वो गलत संगत में पड़ जाएगा। हाँ, 10-20% काम ठीक भी करेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कुमार अवस्था में आ गया वो बिल्कुल सारे काम खराब ही करेगा। वो 10-20% जो है काम अच्छे करेगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अभी युवा अवस्था, भाई युवा अवस्था में आ गया, एनर्जी बहुत होगी, भागेगा भी, दौड़ेगा भी, सामान भी उठाएगा, काम भी करेगा, थकेगा भी, सारे काम करेगा। थकने का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि युवा अवस्था है, मतलब कि भाई अपने आप में 100% परफेक्ट सिचुएशन है ग्रह की। युवा अवस्था में फुल एनर्जी है, पूरा काम करेगा, चाहे वो मारक हो, रोग वाला हो, लग्नेश हो, कर्मेश हो, प्रक्रमेश हो, पंचमेश हो, चाहे कुछ भी। अगर वो 8th लॉर्ड का स्वामी है युवा अवस्था में, तो वो पटकेगा भी ऐसी, मारेगा भी ऐसी, सर्जरी भी बढ़िया वाली करवा देगा। वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था में समझदारी वगैरह आ जाती है बहुत अच्छी, ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन एनर्जी लो हो जाती है। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है डाउन होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे निर्णय करने की शक्ति, यहाँ पे अनुभव वाली कहानी जो है बहुत अच्छी होती है। मृत अवस्था, रिजल्ट 0। जब ऐसे अवस्था की कोई ग्रह हो और उसका टाइम पीरियड आ जाए, दशा महादशांतर दशा वगैरह आ जाए, तो व्यक्ति जो है सिर पीटता रह जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहा। ये वही अवस्था है ग्रहों की, ठीक है। तो जो ये अवस्थाएं हैं ये डिग्री के बेस पे होती हैं। जो डिग्री सिस्टम में आपको पढ़ा रहा था, ये आपको इन चीज मैंने केवल समझाई, मेहनत नहीं करनी है इन्हें निकालने के लिए। इनके लिए आपको कोई पेंसिल कोई नोटबुक नहीं उठानी, सॉफ्टवेयर निकाल के दे देते हैं, ठीक है। आ जाओ, जी सर। आप तो टेंशन फ्री हो, अब तो मेहनत नहीं करनी ना इसकी। जी। तो एक एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज की, अलग अलग कर लेते हैं लोग, एस्ट्रोसेज नाम की, अपने जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और अपना जो है निकाल के उसमें जो है ये डिटेल पंच करके अपना जो है अपनी कुंडली देखो, किसी की बनाओ या गोचर बना लो, कुछ भी बना लो, अपना जो है बना के, चाहे आपके पास फोन हो तो फोन में बना के बैठ जाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने अब हम जो है मूल रूप में आ गए, जैसे हम कुंडली देखना चाह रहे हैं जिसमें हम सहज महसूस करते हैं, वो हमारे सामने स्क्रीन पे अब है। तो यहाँ पे मैंने ग्रहों के साथ में ऊपर देखो, यहाँ पे डिग्रियां दिख रही हैं आपको, मैंने छोटी लिखी है, छोटी सी आ रही है, दिख रही है? देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, ये तो इधर निकल गया। ये दिख रही है डिग्रियां यहाँ पे जो है, ये जो डिग्री है, तो ये डिग्री ऐसे आपको सॉफ्टवेयर में बनी मिलेंगी, एप्लीकेशन में बनी मिलेंगी। यहाँ पे देखो सूर्य के ऊपर 29 डिग्री 15 मिनट और 10 सेकंड लिखा है, यानी कि 30 अंश 15 कला और 10 विकला, ठीक है। हिंदी में थोड़ा अच्छा सा लगता है, लेकिन वो ये कि इंग्लिश की आदत पड़ रही है, डिग्री मिनट और सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने गुरु को 15 डिग्री का लिख दिया, शनि को 11 डिग्री का, यहाँ पे चंद्रमा को 13 डिग्री का, ऐसे मैंने जो है करके लिख दिया है, केवल समझाने के लिए, ठीक है। तो अब हम जो है इनकी अवस्थाएं चेक करेंगे कि भाई ये अवस्था कैसे चेक होती है, ठीक है। मैंने आपको एक नियम बताया था कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये राशि चक्र है, जो राशि यहाँ है, ये 12 होती हैं, और इनके मैंने आपको नंबर भी बताए थे 1 से लेके 12 तक, ठीक है, क्रम से। क्रम से बताए थे। तो पहला जो क्रम है वो 1 नंबर का है, उसके बाद 2 3 करके ऐसे करते करते हम 12 तक पहुंच जाते हैं। तो 1 को छोड़ के 1 जो है सम और विषम वाली स्थिति बन जाती है।
पहले जो है हम विषम से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर जो है विषम है और जो 2 नंबर है वो सम है। ठीक है, 2 नंबर 2 4 6 8 10 12 ये सम राशियां हैं। 1 3 5 7 9 11 ये विषम राशियां हैं। ठीक है, तो हम जो पेयर बना रहे हैं वो सम और विषम का बना रहे हैं। ठीक है, तो जब विषम राशियां हों, ठीक है, जो विषम राशियां जैसे ये है 3 नंबर की राशि है, ये विषम राशि है। 5 नंबर की राशि है, विषम राशि है। 9 नंबर की राशि विषम राशि है। 11 नंबर की राशि है, ये 11 विषम के राशि है। ठीक है, बाकी और तो किसी राशि में ग्रह नहीं बैठे और सम राशियां हैं जो भी हैं। ठीक है, तो जब विषम राशियों में कोई ग्रह बैठा हो, विषम राशियां कौन सी होगी फिर से देख लो, मेष मिथुन सिंह तुला धनु और कुंभ। ठीक है, इनके नंबर भी मैंने डाल दिए। तो जब आप ये देखोगे इनकी कोई ना कोई डिग्री होगी। यहाँ पे देखो तो बाल अवस्था कितनी होती है, 0 अंश से लेके 6 अंश तक। आप ये देखो 0 अंश से लेके 6 अंश तक कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ। ये आप देखो, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे मंगल है, ये रहे मंगल है। तो मंगल को आप क्या लिख लोगे, ये बाल अवस्था में मंगल है। आई बात समझ में नहीं? जी सर गुरु बा- में भी 5 लिखा है। मैं विषम राशियों में जो ग्रह बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये तो सम राशि है, ठीक ये तो सम राशि है। पहले हम विषम राशियों में जो ग्रह बैठे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। जी सर, जी सर, जी सर। अगली अवस्था देखो, मैंने 30 डिग्री का चक्र बताया ना राशि का। 30 डिग्री से ऊपर किसी का हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप ये देखो कुमार जो अवस्था है 7 अंश से लेके यानी कि 7 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक वो ग्रह बैठा रहेगा। हम विषम राशियों की बात कर रहे हैं केवल, अभी केवल विषम राशियों की। 7 से 12 तक आ जाओ। शनि देव जी आप देखो युवावस्था में, युवावस्था और कोई नहीं है। मंगल किसमें है, बाल अवस्था में। तो मंगल रिजल्ट भी यहाँ अटपटे ही देंगे। ये बंदा अपने कार्य क्षेत्र में जहां नौकरी पर जाएगा ये लड़ाई झगड़े जरूर होंगे इसके। मंगल लड़ाई के कारक हैं, मैंने क्यों बोल रहा, इससे काम भी बिगड़ेंगे। और आप देखो मैं प्रेडिक्शन करना सिखा रहा हूं। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर बोलने की है, कम्युनिकेशन की है। शनि, अजय जी शनि तो वो होगा ना, क्या नाम है, कुमार अवस्था। हाँ कुमार अवस्था, कुमार अवस्था है, कुमार अवस्था। तो बुध क्या है, बुध को मंगल भी पीड़ित कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाली गलौच वगैरह ये सब होना जायज है, लड़ाई झगड़े वगैरह, तो इसे टिकना भारी पड़ जाएगा अपने झोंक पे। अभी बुध की हमें स्थिति और देखनी है। ठीक है, अभी आगे चलो। शनि देव जी क्या हो गए, कुमार अवस्था में हो गए। अब युवा अवस्था की बात कर रहे हैं 13 डिग्री से। आप ये देखो ये बीच में मिलेंगे आपको ग्रह। ये राशि जैसे ये राशि है तो राशि के ये बीच में होते हैं। और जो ये बाल अवस्था वाले ग्रह यहाँ होते हैं। लिखने को तो हम कहीं भी लिख दें, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा हूँ। और जो वृद्ध अवस्था है वो यहाँ कहीं ग्रह रहते हैं। उस भय चक्र की मैं बात कर रहा हूँ, उस भय चक्र में। युवावस्था 13 डिग्री से 18 डिग्री तक युवावस्था। ठीक है, 13 से ये केतु जो है युवावस्था में है। राहु भी सेम डिग्री के रहेंगे क्योंकि 180 डिग्री के आसपास ये, मतलब 180 डिग्री आगे पीछे होते हैं, ये भी युवावस्था में है। ठीक है, और कौन है, बस यही है। ठीक है, युवावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आ रही है, वृद्ध अवस्था। 19 से 24 अंश, 19 से 24 अंश। और कोई नहीं है इसमें। और उसके बाद है मृत अवस्था में कौन है, 27 डिग्री पे यहाँ पे बुध है मृत अवस्था में। ये मृत अवस्था आ जाएगी, यहाँ पे देख लो, ये चार्ट देख लो आप। 25 से 30 अंश जो नहीं, ये रही 25 से 30 अंश, ये मृत अवस्था। यहाँ पे ग्रह जो है मृत हो जाता है। और जो मृत अवस्था होती है वो किसी काम की नहीं होती, उसमें व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई फल नहीं दे सकता। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करते हैं सम राशियों की। सम राशियां कौन सी है, वृषभ होगी, कर्क होगी, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन। तो ये
जो राशियां हैं इनमें जब ग्रह बैठते हैं उनकी कोई ना कोई डिग्री होती है, तो उनकी अवस्था क्या होती है, उनकी अवस्था थोड़ी उल्टी चलती है। ठीक है, इसलिए पहले मैंने विषम वाले लिए। उल्टी कैसे चलती है उसमें जो है, हम्म, उसमें जो है उल्टी अवस्थाएं चलती हैं, 0 से लेके 6 अंश तक जो है मृत अवस्था होती है। ठीक है, तो आप ये देखो, उसके बाद में मृत के बाद में वृद्ध, और वृद्ध के बाद में युवा, युवा के बाद में कुमार, कुमार के बाद में बाल अवस्था। ठीक है, आई बात समझ में नहीं? जी सर, जी सर, जी हाँ सर। तो अब जो है आप समराशियां देखो, समराशियों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। समराशियों में सबसे पहले तो हम लगन पे पहुंचते हैं, क्योंकि कन्या लगन है, उसमें 2 ग्रह बैठे हैं, गुरु बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं। ठीक है, सबसे पहले गुरु की जो है आप डिग्री चेक करो, 5 डिग्री है। अब आ जाओ आप यहाँ, गुरु की 5 डिग्री है, तो आप ये देख लो मृत अवस्था में है या नहीं है गुरु। जी है। तो वो गुरु जो ज्ञान के कारक हैं, तो वो ज्ञान दे पाएंगे क्या उस व्यक्ति को? नहीं। भाई मृत अवस्था में कोई व्यक्ति आपको ज्ञान दे देगा क्या? नहीं। नहीं देगा ना। और सूर्य कितने डिग्री के थे? 27 के। वो बाल अवस्था में है। कोई बालक आपको ज्ञान दे देगा क्या? थोड़े बहुत की बात अलग है, कोई ज्ञान दे देगा क्या? इतने अच्छे ग्रह सूर्य प्लस गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, लगन में बैठा हुआ अच्छा फल नहीं दे पाएगा। आई बात समझ में नहीं? अगर सम राशि में जी बैठा है। सर। भाई सूर्य की राशि देख लो, वो सूर्य की आप डिग्री देखो ना, सूर्य कितना, 29 डिग्री। ये देखो 29 डिग्री जी 15 मिनट और 10 सेकंड का है, तो 29 एकदम। आप यहाँ पे आ जाओ, बाल अवस्था। बाल अवस्था में आ गया ना। ये तो बाल अवस्था में आ गया। बाल अवस्था में जो है रिजल्ट अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद में जो है चंद्र है 13 डिग्री के, आप यहाँ जाओ, चंद्रमा 13 डिग्री के हैं, युवावस्था में हैं। तो इनका 7th हाउस जो है वो अच्छा है, मतलब 7th हाउस में जो ग्रह बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो रिजल्ट अच्छे देंगे ही देंगे। तो अर्चना जी, ये जो मेरे सामने जो कुंडली है, इसमें आप देख के बताओ इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ था, मतलब दिन में किस समय हुआ था? केवल अर्चना जी बोल रही हैं। सर अभी तो मुझे नहीं आ रहा है ये आंसर। चलिए सुरभि जी बताओ। नहीं सर, मुझे भी नहीं पता चल पा रहा। पटेल सुबह जी होगा, बताओ। सुबह। सुबह क्यों? सुबह 6 से 7 के बीच में। कब पिछली बार आपने क्लास में बताया था? मैंने बोला है ये दिशा जो है ये ईस्ट दिशा है, यहाँ पे सूर्य आपको दिख नहीं रहे हैं। सूर्य ईस्ट में कब होते हैं? सुबह के समय ही तो होते हैं। जी सर। लेकिन सर कोई बड़ी टाइमिंग बात नहीं। कैसे पता चलेगी? अरे सूर्य उदय का टाइम क्या होता है आप बताओ? 6 से 7 बजे का होता सुबह नहीं? अच्छा 6। मतलब अच्छा, अच्छा इस उससे ठीक है सर। 2-2 घंटे फिर हर खाने में जुड़ता जाता है। आप 2-2 घंटे का टाइम जोड़ते जाओ, मैं इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ आपको, इतने दिनों से यही तो समझा रहा हूँ। आप हाँ देखो हाँ। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 घंटे का समय आ जाएगा। अभी 12 घंटे बाद अगर सूर्य अभी उदा हुआ है, 12 घंटे बाद वो अस्त होने की स्थिति में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हम्म। अच्छा पटेल जी बताओ, कौन सी तिथि के आसपास इनका जन्म हुआ होगा? कौन सी तिथि के आसपास? अभी आचार्य जी इतना तो नहीं पढ़े, वो 1-2 क्लास ही किया है मैंने, अभी तीसरी अभी कुछ क्लास ज्यादा किया नहीं है। नहीं, ये तो पुरानी मैंने क्लास बताया 1-2 बताया। नहीं, मैं ये तो मैंने बताया हुआ है आपको। आप बताओ अर्चना जी। तिथि। जब भी बात तिथि की आ जाती है तो हमें कौन से ग्रह को देखना पड़ता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की स्थिति देखो आप। चंद्रमा कहाँ बस है? इसमें चंद्रमा उसमें है 12वीं राशि में, राशि के पंचम बाहर? नहीं, सप्तम भाव है वो, उसको भी छोड़ सप्तम दो। भाव में।
जब मैं राशि की उसकी मैं तिथि की बात कर रहा हूं तो आप पहुंच जाओ चंद्रमा पे। चंद्रमा पे पहुंचते ही आप ये समझ लो, जब मैंने तिथि की बात करी है तो ये रोशनी किससे लेता है? ये रोशनी सूर्य से लेते हैं। डायरेक्ट रोशनी आ रही है या हाँ नहीं आ रही है? जी। तो कब का जन्म है? डायरेक्ट रोशनी, पूरी फुल रोशनी प्राप्त हो रही है, जैसे ये पूर्णिमा का जन्म है। पूर्णिमा का जन्म। अच्छा। पूर्णिमा, अब मैं एग्जैक्ट भी निकाल के बता दूं, लेकिन मैं वो ये स्पून स्पून फीडिंग वाली कहानी नहीं करूंगा। अब आपको देख लो मैंने डिग्री क्यों समझाई थी आपको, अब मैं बताता हूं क्यों समझाई थी। आप ये देखो कि ये जो चक्र है, ये जो राशि चक्र है, ये जो लग्न है, इसके मैंने दो हिस्से करे। ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री। इसके भी मैंने दो हिस्से करे। ये कितने हो गए? ये तीन हिस्से करे। 10 डिग्री, 10 डिग्री, दस 10 डिग्री डिग्री, तो आप 10 ये डिग्री। देखो कि आप इस 10 में भी जो है दो हिस्से कर लो। ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री। सूर्य की डिग्री देखो हुँ, कितनी है, लगभग लगभग बिल्कुल यहाँ चिपकने वाले हैं। बिल्कुल इस नहीं नहीं नहीं, हुँ, गलती हो गई। ये यहाँ है, मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये यहाँ है। हुँ, हुँ, तो आप ये देखो कि, और ये जो है, ये चंद्रमा जो है, आप ये देखो कि यहाँ 13 है, डिग्री। यहाँ है। तो आप ये देखो कि लाइट पूरी पड़ेगी नहीं पड़ेगी इस पे। हुँ, हम्म। तो ये एग्जैक्ट जो है, लगभग लगभग जो है उसी के समय के आसपास की बात है, पूर्णिमा के आसपास जो जन्म है इनका, पूर्णिमा के आसपास का। हुँ। अच्छा जी, ये 29 डिग्री आप इधर से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। किधर से? आपने 29 डिग्री साइड रखा। हाँ, देखो होता क्या है कि जो राशि परिवर्तन होता है ना, तो वो कन्या से तुला में जाएगा सूर्य का। तो सूर्य यहां मान के चलूंगा मैं, यहां कहीं। अच्छा, राशि का जो भ्रमण होता है वो 1 2 3 करके ऐसे कर करते मील तक पहुंचता है। मेष वृषभ ऐसे करते करते मील तक जो है भ्रमण करते हैं। ये कभी उल्टे नहीं चलते हैं। अगर सूर्य मील में पहुंच गए तो वो कभी वापस लौट के जो है सिंह में नहीं आएंगे। इसके पीछे कई रीजन है। एक तो रीजन ये है कि ये कभी वक्री होते ही नहीं है, समझ रहे हो? अगर अच्छा। ये वक्री हो जाते तो 1% ये भी मान लेते कि चलो वापस होके आ जाएंगे। जैसे मंगल बहुत बहुत टाइम के लिए वक्री हो जाते हैं, ठीक है। हुँ, और ये दोनों ग्रह जो है, चंद्रमा और सूर्य, ये कभी जो है वक्री नहीं होते हैं। वक्री नहीं होते हैं तो ये उल्टे भी नहीं चलते हैं राशि में, ठीक है। सीधा-सीधा चल। ये सीधे सीधे ही चलते हैं। और दो ग्रह ऐसे हैं, राहु और केतु, ये हमेशा उल्टे ही चलते हैं। ये कभी सीधे चलते ही नहीं, हुँ, ये हमेशा सर वक्री वक्री ही। का मतलब उल्टा होता है? अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि उल्टी चाल चल रही है। जी। बाकी टेक्निकली मैं कभी समझा दूंगा कि होता क्या है। कहने का मतलब ये है, जो ये भय चक्र होता है ना, ये हम्म। एग्जैक्ट गोल नहीं होता है। हम्म। हुँ, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। तो मान जी। लो कि आप यहां से किसी बिंदु से अगर ग्रहों को देखेंगे तो आपको हुँ, एक तो कहीं ना कहीं सूर्य के सापेक्ष में या किसी ग्रह के सापेक्ष में एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, आपको लगेगा ये तो इसकी दूरी तो घटती जा रही है। या तो यहां हुँ, लगेगा या यहां लगेगा, ठीक है। या फिर जो है यहां लगेगा या यहां लगेगा। तो एक ग्रह साल में कई बार वक्री हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वक्री का मतलब है ऐसा प्रतीत होना कि ये वापस जा रहा है। जी। भाई जब ग्रह यहां होगा तो वो आपको वक्री दिखाई देगा, लगेगा वापस जा रहा, वापस जा रहा। फिर यहाँ पे जो है ये ग्रह जो है स्थित हो जाएगा, इसे बोलते हैं मतलब एक जगह रुका हुआ प्रतीत होगा। जब आप ये देखो, मान लो मैंने यहाँ पे पोल लगा दिए, आपसे बोला कि आप यहां से दौड़ना शुरू करो और यहां से दौड़ के वापस आओ। जब आप यहां से एकदम अपनी स्पीड बढ़ाओगे, यहाँ आपकी स्पीड बहुत अधिक होगी। ग्रह की भी ऐसी है, यहाँ पे बीच में स्पीड बहुत अधिक होगी, लेकिन यहाँ से आपको मंदी करनी पड़ जाएगी, नहीं करनी पड़ जाएगी स्पीड। और यहाँ के जो है हम्म। ग्रह स्थिर हो जाता है।
स्थिर हो जाता है। तो जब आप इस पोल को पकड़ के या बिना पकड़े घूमने का प्रयास करोगे तो आपकी जो गति है बहुत धीमी हो जाएगी और वापस से जो है आप यहाँ पे मार्गी होने शुरू हो जाओगे। आप मार्ग पे आ गए हो, आप इस पोल की तरफ, यानी कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे लगेगा आप मेरे पास को आ रहे हो, और जब इधर होगे तो लगेगा कि आप मेरे पास से दूर जा रहे हो। तो जब जो है वक्री अवस्था होती है तो ऐसा लगता है कि ग्रह जो है वापस जा रहा है, और रियल में जो है उसकी डिग्रियां भी जो है घटनी शुरू हो जाती हैं, एस्ट्रोनॉमिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी। ठीक है जी। आगे का मैंने किस्सा ही खत्म कर दिया, आगे के लिए कुछ बचा ही नहीं है इसमें। तो आप वक्री का मतलब इतना समझो कि ग्रह जो है वापस चल रहा है, उसकी डिग्रियां घट रही। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई वक्री ग्रह है, मान लो यहाँ पे जो है बुध बैठे हुए हैं, बुध जो है वक्री हैं, तो वक्री का मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे मकर राशि में उल्टा बैठे, कुछ तो ये इधर को चलना शुरू हो जाएगी, इसकी डिग्रियां घटनी शुरू हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे है, एक और एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे ये है, मान लो यहाँ पे जो है बुध बैठे हुए हैं और वो बैठे हुए हैं कितने डिग्री के, 2 डिग्री के। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ही ये कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में आए हैं। ठीक है। आप देखो ना, 2 डिग्री है तो अभी एंट्री मार रही है। अगर ये वक्री हो गए, वक्री का साइन मैंने स्टार सा बना दिया, तो ये वक्री हो गए तो इनकी चाल वापस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो 2 डिग्री है ये वापस घटती हुई इतनी आ जाएंगी, ये वापस जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। और कुंभ राशि में पता नहीं, मान लो 12 दिन तक रहे, 10 दिन तक रहे, 5 दिन तक रहे, और जैसे ही ये मार्गी होंगे ये वापस जो है आने शुरू हो जाएंगे, वापस जो है इस राशि में आ जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो, जो वक्री ग्रह है, वक्री का साइन मैंने ये बनाया, ये स्टार टाइप का, जो वक्री ग्रह है उसकी जो दृष्टि होगी, जो मैंने पढ़ाई हुई है वो तो होंगी ही होंगी, वक्री होने पे वो एक भाव पीछे भी देखता है। ठीक है जी। जी सर। अगर मान लो यहाँ पे लगन में वक्री बुध बैठे हैं तो बुध की जो दृष्टि होती है, एक दृष्टि होती है 7वीं। ठीक है। तो ये सप्तम भाव को तो देखेगा ही देखेगा, और साथ में जो है ये 12वें भाव को भी देखेंगे। 12वें भाव में कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। ठीक है। वक्री होने पे जो है ये नियम राहु केतु पे लागू नहीं होता है, राहु को केतु पे मत लगाना है। ठीक है जी। जी सर। ग्रहों की अवस्थाएं आ गई याद, मतलब पता चल गई कैसे काम करती हैं। हाँ सर, हाँ इसमें सब सर सब कुछ समझ में आ गया है, बस एक चीज में थोड़ा सा कम समझ में आया है। क्या? ये जो आपने कुंडली दिखा के वो जो आप पूछ रहे थे, जैसे अभी सूर्य का पूछ दिया था तो एकदम दिमाग नहीं काम किया, और मतलब बस जो लास्ट में ये चीज जो आपने डिस्कस की है ये थोड़ा सा आप किसी मतलब दोबारा से डिस्कशन कर लीजिएगा। अभी करता हूं, मुझे याद दिला देना। आप इसका स्नैपशॉट ले लो, ग्रहों के जो अवस्थाओं के जो फल होते हैं उनके आप स्नैपशॉट ले लो। ठीक है। बाल अवस्था में सूक्ष्म फल मिलेगा, लगभग 10% के आसपास जो है फल मिलेगा। कुमार अवस्था में अर्ध फल मिलेगा, लापरवाही होता है उस टाइम पे ग्रह, गैर जिम्मेदार होता है। ठीक है। युवावस्था में पूर्ण फल मिलेगा, ऊर्जावान होगा, शक्तिवान होगा और ग्रह कार्यशील होगा, मतलब कि जो हमारा मनोरथ है वो सिद्ध होगा, या जिस कार्य के लिए वो जिस भाव में बैठा है, जिस भाव का स्वामी है, वहां के कार्य पूरे पूरे करेगा। ठीक है। कहने का मतलब है अगर लग्नेश जो है युवा अवस्था में हो तो व्यक्ति जो है कहीं भी कामयाब हो जाएगा। सबसे पहले आपको जब भी कुंडली देखें, सबसे पहले मैंने क्या बता रखा, आप लगन को देखो और लग्नेश को देखो। रीजन क्या है? वो केंद्र का भी स्वामी है और वो त्रिकोण का भी स्वामी है, इसलिए जो है वो। और व्यक्ति जब सोता है, जो मैंने काल पुरुष का बताया है, व्यक्ति जब सोता है तो आप ये देखो कि उस पे जो है हमेशा ईस्ट डायरेक्शन जो है ग्रहों की जो प्रभाव है वो ईस्ट डायरेक्शन पे सिर पर ही पड़ता है। ठीक है। जो सोने का नियम है वो व्यक्ति को जो है पूर्व दिशा की तरफ बताया गया है, सिर
रख के सोने को, लेकिन जो गृहस्थी हैं उनके लिए जो है दक्षिण दिशा में बताया गया है सोने के लिए, ठीक है, लेकिन नियम वही है पूर्व दिशा में। तो हेड पे जो प्रभाव पड़ता है वो पूर्व दिशा का पड़ता है। तो हेड हमारा क्या है, लग्न है कुंडली में, ठीक है। और लग्न का मतलब क्या है कि जन्म के समय जो पूर्व दिशा में राशि उदित थी वो हमारी जो वो हमारा लगन बन लग्न जाता है, ठीक है। अब अगर मैं ये बोल लूं, जी सर। आपको रिवीजन करा देता हूं, ये जो कुंडली है कौन से लगन की है? मीन। बुध। ठीक, नहीं 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 नहीं, अभी अच्छा। पटेल जी आप मत बोलना, अर्चना जी आप बताओ। सर मैंने तो सर बुध बोल दिया। नहीं कोई बात नहीं, अब दोबारा कोशिश करो। अभी तो सर हो सकता है हम आंसर भी ना दे पाए। देखो लगन की बात आ रही है तो फर्स्ट हाउस देखते हैं, ठीक है। मैंने बोला कौन सी लगन की कुंडली, आप इतना तो बोल ही सकते हो, 11 नंबर 11 लगन की कुंडली है, इतना तो बोल ही 11 सकते हो ना। नंबर, हाँ। हाँ। 11 लगन सर, बोल हाँ। दो, 11 नंबर नहीं, की मत आपने बोलो। सर वो जो लिख दिया था ना, हाँ। तो 11 नंबर कौन सी राशि है, कुंभ राशि है। हाँ, ये तो कुंभ हो गई, ये शनि का हो गया। तो बस, तो कुंभ लगन की कुंडली है, बात खत्म। जी सर। मैंने आपसे ये नहीं पूछा लग्नेश कौन है, हम्म। समझ रहे हो। लग्नेश के लिए आपको हाँ। इस राशि के स्वामी के जानना पड़ेगा। तो कुंभ राशि के स्वामी हो गए शनि, शनि हो गए लग्नेश। चलो जी, सुरभि जी आप बताओ। लगन कौन सा लगन की कुंडली है? 9 नंबर। 9 हाउस की। नहीं, 9 हाउस का मतलब क्या हो गया इसमें? दो दो तीन तीन नो। चीजें मत जोड़ो। मैंने बोला कौन से लगन की कुंडली है, लगन ये रहा ना। सर इसका धनु होगा। हाँ जी, आप इतना बोल सकते हो सुरभि जी कि 9वें लगन की कुंडली है। यहाँ पे 9 नंबर लिखा नहीं लिखा? जी सर। लगन की बात आ रही है तो सीधे यहाँ पहुंच जाओ कि भाई लगन तो यही वाला होता है ना। इसमें मैंने बोला कौन से लगन की कुंडली, आप बोल दो 9वें लगन की कुंडली। अब आप अपने जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें ये देखो 9 नंबर पे कौन सी राशि आ रही है, धनु राशि आ रही है, तो ये धन। धनु लगन की कुंडली है। अगर मैं पूछूं लगनेश जी कौन है, यानी कि लगन के ईश ईश कौन है, मालिक कौन है, तो आप ये देखो धनु राशि के स्वामी कौन है। इस 9 नंबर की जो राशि है इसके स्वामी कौन है, इसके स्वामी है गुरु यानी कि बृहस्पति। गुरु। हम्म। अगर मैं पूछूं लग्नेश कहाँ बैठे हैं, तो आप ये देखो कि गुरु कहाँ बैठे हैं। गुरु मान लो यहां बैठे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि हम्म। जो लग्नेश है वो पंचम भाव में है। आई बात समझ। जी। अगर गुरु यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, तो मैं बोलूंगा कि जो लग्नेश है वो नवम भाव में बैठे हुए, 9th हाउस में बैठे हुए। लग्नेश 11वें भाव में, लग्नेश हानि भाव में 12वें भाव में, लग्नेश द्वितीय स्थान में, लग्नेश सुख स्थान में, ऐसे बोलना पड़ता जी सर। है। ये तो 1 घंटे का भी काम नहीं था, आपको 4 4 5 5 दिन हो गए इसमें। नहीं नहीं सर, जब आप समझा देते तो समझ में आ जाता, फिर उसके बाद फिर कंफ्यूज हो जाते, पता नहीं कैसे मैंने कैसे। आपको एक कर्म दिया है कि सबसे पहले सीरियल वाइज जो है, मैं रिवीजन। सीरियल वाइज जो है पहले ये नंबर याद करो, 1 2 3 4 5 करके 12 नंबर तक। पहली मेष, दूसरी वृषभ, इन्हें रट लो, इनके बिना कुछ नहीं होगा। मैं हम्म। आपको 10 दिन पढ़ा लूं, 10 साल पढ़ा लूं, जब ये आपको रटने ही पड़ेंगे, रट्टा मार लो। जी सर। ग्रहों ग्रहों को सीरियल वाइज याद करो, सूर्य चंद्र मंगल ऐसे करके। जिसके दिन याद है उसके ग्रहों के हाँ सर, सीरियल वो तो नंबर याद याद हो गए, हाँ। है। राशि में कंफ्यूज हो जाते हैं बस। राशियां 12 हैं, 1 घंटे में एक करोगे, 12 घंटे में 12 होगी। हम्म। जब पराशर ऋषि
मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के सामने खड़े थे, जब वो जाने वाले थे तो पराशर ऋषि भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। बुरा मत मानना, मैं तो देखो ऐसे ही बोल देता हूँ, साफ बात है। उन्होंने बोला कि भगवान कलयुग का समय आएगा, इस ज्ञान को कौन संभालेगा। व्यक्ति की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, हाँ सर, सही कामनाओं में लिप्त हो जाएगा। तो भगवान इतने दयालु हैं, वो जाते जाते एक जुगाड़ बना के चले गए पराशर ऋषि। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है ज्योतिष कैसे करेगा। उन्होंने बोला कि चल इसका भी मैं तुझे तोड़ बता के जा रहा हूं, बताओ वो तोड़ क्या होगा। हम्म यही सर, ये जो इसमें है। आप बताओ पटेल जी, आप बताओ। पता है ज्योतिषी होगा। नहीं नहीं, ज्योतिष की तो बात चल ही रही थी। वो ज्योतिष भविष्य बता दिया, भविष्य बताएंगे इससे। नहीं, वो नहीं, भविष्य कथन की तो ये कहानी है ही सारी। वो यही तो पूछ रहे थे कि भाई जब व्यक्ति सक्षम नहीं होगा इस विद्या से भविष्य कथन करने के लिए, क्योंकि उसकी जो स्मृति है वो कम हो जाएगी, शक्ति कम हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएगा, वो वासनाओं में लिप्त होगा, वो भौतिक जीवन जिएगा, तो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कैसे करेगा। उसका तोड़ देके जाओ। वो तो भाई त्रिकालदर्शी तो ये विद्या है ही है, तो उस टाइम पे वो प्रिडिक्शन कैसे करेगा, वो उस चीज का तोड़ पूछ रहे थे। चलो, उसका वो शॉर्ट कट दे गए थे। उसका नाम है मोबाइल वाला अष्टक। सर। नहीं नहीं नहीं, मोबाइल वाला नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा ये। हाँ उसका नाम दे गए थे वो अष्टक वर्ग। ठीक है, कि कलयुग में जो है व्यक्ति अष्टक वर्ग से प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, और अष्टक वर्ग से प्रेडिक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं कभी आपको अष्टक वर्ग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे प्रेडिक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग। और आपको एक चेतावनी और मैं बता रहा हूं। चेतावनी ये है कि जब आप भविष्य में कभी कुंडली देखना आरंभ करेंगे, मतलब आप प्रेडिक्शन करना शुरू करेंगे, लोगों की सहायता, उनका मार्गदर्शन करना शुरू करेंगे, तब आपको उससे पहले क्या करना है। ठीक है, उससे पहले आपको कन्याओं को भोज कराना है, कन्याओं को और बालकों को, मतलब बालक बालिकाओं को आपको भोज जरूर कराना है। उन्हें दक्षिणा देनी है, उन्हें आप मिष्ठान फल आदि का भोग लगाओगे जरूर अपने घर पे। जैसे नवरात्रों में ये नहीं, ये कन्या पूजन होता है। हाँ। नवरात्रों में जो कन्या पूजन होता है, ऐसे ही आपको जब आप प्रेडिक्शन करना शुरू करोगे, मार्गदर्शन लोगों को करना शुरू करोगे, उससे पहले आपको जो है इन ग्रह स्वरूप बालक और बालिकाओं का आपको पूजन करना है। शुक्ल पक्ष में कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, किसी भी शुभ जैसे गुरुवार शुक्रवार सोमवार को जरूर करना। उसके बाद ही प्रेडिक्शन करनी शुरू करना, नहीं तो ये रिजल्ट नहीं देगी, ध्यान रखना। ये गुरुवार शुक्रवार। गुरुवार शुक्रवार सोमवार, ठीक है, मतलब शुभ वार हो कोई। ठीक है, वो मैं सब आपको समझाऊंगा, कौन सा वार जो है क्रूर है, कौन सा शुभ है, उसमें कुछ ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ग्रहों की भी अपनी जो है प्रकृति होती है, कोई क्रूर होते हैं, कोई सौम्य होते हैं, वो मैं आगे आपको जो है सिखाना अच्छा सिखाता सर, भोज रहूंगा। कराने के लिए घर में भोग लगा के और बाहर बांट दिया जाए तो ये तरीका सही नहीं है ये तरीका भी सही है। बच्चों वो को? तो ये वाला है कि भाई जब आप नहीं करा पा रहे हो, घर में उनका पूजन नहीं कर पा रहे हो, नहीं बुला पा रहे हो, वो तो वो वाली बात है। आप वो नहीं कर सकते तो भाई अपना गाँव जो है जैसे लोगों के लिए सर हाँ? बाहर आसान है। हाँ, जैसे ज्यादा ज्यादा बच्चे मिल जाते हैं बाहर, जैसे स्कूल वगैरह में ज्यादा बच्चे मिल जाते हैं वहाँ। हाँ, वो भी बहुत अच्छी बात है। और
बालक बालिकाओं को भोजन के साथ साथ में गाय को भी जो है आपको कुछ वगैरह जो भी आपसे बनता है आटा लोई गुड़ वगैरह वो सब चीज आपको खिलाना है, ठीक है। मतलब कि ग्रह वगैरह आपको हर तरीके से संतुष्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है भगवान शिव का आशीर्वाद लो, माँ भगवती का आशीर्वाद लो, या जिस भी आप जो भी आपके इष्ट है उनका जो है आप जो है आशीर्वाद लेके अपना जो है कार्य आरंभ करो, ठीक है। चलिए बाकी मुझे ये थोड़ा सा बच गया था, क्या बचा हुआ है अभी? हाँ बस इतना ही था। चलो, तो वृद्ध अवस्था में जो है निम्न फल प्राप्त होगा 25%। इसमें जो है व्यक्ति को ग्रह जो है गंभीर हो जाता है, अनुभवी हो जाता है, ऊर्जाहीन हो जाता है। लेकिन मृत अवस्था में शून्य फल प्राप्त होते हैं, इसमें अशुभ फल प्राप्त होते हैं, ठीक है। हम्म। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम देखें, ठीक है सर। ठीक है जी। जय माता दी। चलिए जय माता दी। जय माता।